नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी RKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम, in Chinese, ni hao, in Japanese, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako, German, to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Right, so Pradeep Yes. जी, बहुत rumor फैला हुआ है कि सुनेत्रा पवार जी मिली शरद पवार जी के साथ। सर, लगातार 2-3 दिन से यही चल रहा है। जगह पहले छगन भुजबल जी मिले, भुजबल जी जाके अब सुनेत्रा पवार जी मिली। अब सुनेत्रा पवार जी को किसी ने देखा नहीं है उधर आसपास जाते हुए, और पूरे फैमिली बोले बगल अजित पवार जी के बहन वहीं पर रहती है एंड उनसे मिलने गए थे, बट नो ऑफिशियल कमेंट्स फ्रॉम बोथ। ओनली छगन भुजबल स्पोक, शरद पवार जी तो बात ही नहीं की। भुजबल साहब गए कि मैं पवार साहब से मिलने गए थे सिल्वर ओक में, पवार साहब अपने ये डिस्क्राइब द ड्रेस क्लोथ्स जो वेयर कर रहे थे उसी से सोया हुआ था। मैं जाके पूछा ना, अब मुझे ये पता नहीं है कि if some message has to be given to Eknath Shinde, why it has to be routed through शरद पवार जी, कि शरद पवार जी एकनाथ शिंदे जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि जरांगे पाटिल और उनसे क्या बातें हुई थी और उसके बाद सब लोगों से बात करके कोई निर्णय पे आ जाते हैं। तो छगन भुजबल जी ये कहना चाह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी उनकी बात नहीं सुनते, कहने का मतलब यही हुआ। और एकनाथ शिंदे जी कैनॉट स्पीक टू शरद पवार जी डायरेक्टली, सो मतलब छगन भुजबल जी तो एक ही दिन पहले शरद पवार जी पे आलोचना किया था कि बारामती में हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग करना चाहते थे और शरद पवार जी शाम को आने वाले थे पूरे विपक्ष के साथ एंड शरद पवार जी एट द एंड रिफ्यूज टू कम एंड ही टेलीफोन एवरीबॉडी यू शुड नॉट अटेंड द मीटिंग। तो अलग अलग चीज, अलग अलग। नाउ व्हाई शुड अभी उसी व्हेन द डे ही क्रिटिसाइजेस द नेक्स्ट डे ही गोज एंड बीट्स हिम एट सिल्वर ओक हिज रेसिडेंस जी, सिल्वर ओक्स एट पेड रोड। यस बिल्कुल सर, वहाँ मिलते हैं, 1.5-2 घंटा बैठते हैं, बातें करते हैं। और आज सुनेत्रा पवार जी मिली। ऑल कोइंसिडेंसेस, यहाँ से वहाँ से एवरीवेयर। तो ये मुझको ऐसा लग रहा है that has been all the time where Sharad Pawar ji is concerned, it's always a mystery. Everything is a mystery. लेकिन प्रदीप जी मुझको ऐसा लग रहा है कि ये एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि भाई ऐसा नहीं है कि हम लोग वापस नहीं जा सकते, कहने का मतलब ये हुआ। मुझको ऐसा लग रहा है कि डोंट थिंक दैट वी आर डिपेंडेंट एंटायरली ऑन यू। आई थिंक दैट्स अ मैसेज व्हिच आई थिंक बीजेपी विल चेरिश गोइंग अलोन बिकॉज ये जो जितने झमेला हो रहे हैं, अब ऐसे नाम भी चल रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर उनके नाम भी चल रहे हैं बिकॉज जेपी नड्डा इज ऑलरेडी एंगेज एज अ मिनिस्टर। सो अभी तो नाम चल रहा था विनोद तावड़े जी का इज वर्किंग प्रेसिडेंट। सब एक नाम चल ही रहे एंड आई थिंक बट गुड फॉर अस के तकरीबन सारे नाम महाराष्ट्र के। एंड देवेंद्र फडणवीस जी मस्ट बी एक्चुअली वेरी सफोकेटेड आउट हियर। Yes, right. बिकॉज ना होम मिनिस्ट्री उसके हाथ में है, ना देश महाराष्ट्र किस प्रकार से चल रहा है उसी के हाथ में है। एकनाथ शिंदे इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एज अ सीएम, he has taken up everything in his hands, it's under total control and seems to be the man controlling Maharashtra. everything. Yes, everything he is there everywhere. That's before right. anybody reaches एकनाथ शिंदे जी, जहां भी पहुंचना है कुछ हुआ, एकनाथ शिंदे जी as a CM is there already. Right, at the moment I think we've got Mr. Mehmood Deshmukh of the Aam Aadmi Party with us. Mehmood Deshmukh साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। तो केजरीवाल जी की तबीयत बहुत खराब हो रही है सर, सुनने में आया बहुत बहुत खराब है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से नहीं दी जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। और उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी बड़े, मतलब उन्होंने तो ये कहा था कि भाई अर्जी भी दी थी कि भाई देखिए जो मेरी लीगल टीम है उसको 2-3-4 बार मिलने दीजिए मुझको तिहाड़ जेल में, वो भी मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जब मेरी लीगल कॉन्फ्रेंस हो तो मेरी वाइफ को यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जी को सबसे ज़्यादा मालूम है केस के बारे में, और वो भी मना कर दिया गया। ये हो क्या रहा है? महमूद देशमुख साहब क्या कर रहे हैं लोग, मुझे ज़रा समझ में नहीं आ रहा। देखिए ऐसा है ना बजाज साहब जी,
ये सीधे सीधे तानाशाही चल रही है, जबकि संविधान के आर्टिकल 21 में जी ये जीवन जीने का अधिकार दिया है इस देश के प्रत्येक नागरिक को। संविधान ने जिंदगी जीवन उसके जीवन को जीने का उसको अधिकार दिया हो। जी जीवन की स्वतंत्रता को छीनने का काम ये देश की सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है। ये संविधान के खिलाफ काम कर रही है। एक तरीके से एक इस देश, आप सोचिए ना कि 3 बार के मुख्यमंत्री, उनको आपको कैद में रखने की क्या आवश्यकता है? जब ईडी ने उनको मतलब बेल ऑलरेडी बेल दे दिया है, और ये सीबीआई को मालूम, इस गवर्नमेंट को मालूम था कि ईडी से बेल मिल जाएगा अरविंद जी को, तो इन्होंने सीबीआई के माध्यम से दूसरी केस खड़ी कर दी। ये जानबूझकर मतलब अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की कोशिश चल रही है, उनके जान से खेलने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहता हूं कि उनके जान की जोखिम, उनके जान को अगर कुछ भी कम ज्यादा होगा, इसके लिए जिम्मेदार इस देश का प्रधानमंत्री, मैं सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को कहूंगा, इस देश के प्रधानमंत्री इसके लिए जिम्मेदार होंगे, ये केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी कि आप किसी की जिंदगी से खेल रहे हैं, जबकि इस देश के संविधान ने यह अधिकार दिया आर्टिकल 21 में कि आप किसी के जीने का अधिकार उससे नहीं छीन सकते। ये कहा जा रहा है कि उनकी जो ब्लड शुगर है वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है, कभी कभी बहुत हाई हो जाती है, कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट 50 के नीचे आ जाती है, विच इज वेरी डेंजरस। प्रदीप जी बिल्कुल एब्सोल्युटली डेंजरस, 50 से नहीं, it might collapse any time. That's right. I mean, And so why are they doing this? Why are they doing this to Kejriwal? I still can't figure out. मतलब भारतीय जनता पार्टी को क्या मिलने वाला है केजरीवाल जी को इतना तंग करके? मतलब मेरी समझ के बाहर है। क्या सवाल ये है जो है ना सर, ये आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपने क्या हासिल किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी डर रही है, ये डर है भारतीय जनता पार्टी का। नरेंद्र मोदी खुद डरते हैं, अमित शाह और मतलब नरेंद्र मोदी जो है वो अरविंद केजरीवाल से डरते हैं। एक ईमानदार नेता से, ईमानदार व्यक्ति से हर बेईमान आदमी डरता है, ये मान के चलिए। तो अरविंद केजरीवाल जी से इनको डर है। ये इन्होंने पूरी कोशिश कर ली दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने के लिए, किसी तरीके से दिल्ली सरकार बदनाम हो जाए, दिल्ली सरकार गिर जाए, और दिल्ली सरकार को तोड़ सकते हैं, तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हुए। लोग मजबूती के साथ अरविंद केजरीवाल जी के साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मगर बीजेपी का अर्लियर ये कहना है कि तिहाड़ जेल आपके कंट्रोल में है, आप स्टेट रन कर रहे हो, आपके कंट्रोल में है, तो केजरीवाल को अपने ही कंट्रोल में क्या डर है, क्या भय है, किस प्रकार से खतरा है? भले 8 से 10 किलो कम हो गए केजरीवाल जी, ब्लड शुगर का सब कम है, बट बीजेपी कह रहे हैं प्रशासन आपके हाथ में। तो सर जेल प्रशासन, सुनिए, होम डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? ये क्यों गुमराह कर रही है बीजेपी सरकार? होम डिपार्टमेंट जो है वो किसके अंडर में चल रही है? दिल्ली का होम डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करता है? होम मिनिस्ट्री किसके पास है? वहां की पुलिस प्रशासन किसके अंडर में है? तो जेल प्रशासन भी उनके ही अंडर में काम कर रहा है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये कुछ भी कर ले, ये अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। और हम सभी मतलब इस देश का हर एक अच्छा नागरिक अरविंद केजरीवाल जी के लिए प्रार्थना करता है कि भाई वो मतलब सेहतमंद बने रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे। और आप कहते हो 8-10 किलो कम हुआ तो क्या फर्क पड़ता है? अरे सर ये कोई सोच मतलब कहने की बात है? बीजेपी का कहना है। अरे बीजेपी, मैं वही कहता हूँ ना, बीजेपी के लिए तो इंसान मर जाए, ये तो लाशों पे राजनीति कर रही है। मणिपुर में दुनिया भर के लोग मतलब मारे गए, जिंदा जलाए गए, और पूरे देश में आज भी मॉब लिंचिंग शुरू है। ये तीसरी बार इनकी सरकार आने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग शुरू है। तो ये तो लाशों पे राज कर रहे हैं। तो इनको किसी की तबीयत से खराब होने से और 10 किलो 5 किलो वजन कम होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? जी, इनको किसी के मौत से फर्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ अगर किसी का वजन कम होने से या बीमार होने से क्या फर्क पड़ने वाला है? इनको लेकिन महमूद देशमुख जी, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये हो रहा है कि दिल्ली में जो आपकी यानी आम आदमी पार्टी की जो स्पेशल स्कीम्स थी, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का पूरी दुनिया में नाम हुआ था, स्कूल को ले लीजिए, विद्यालयों को ले लीजिए, मुफ्त की बिजली को ले लीजिए, 200 यूनिट्स फ्री, मोहल्ला क्लिनिक्स को ले लीजिए, हॉस्पिटल्स की ट्रांसफॉर्मेशन को ले लीजिए, और तो और छोड़िए वो जो डोर डिलीवरी स्कीम जो थी, जो गवर्नर साहब ने बंद कर दी, उसके अलावा लोगों को तीर्थ यात्रा पे भेजना, दरगाह में भेजना, अलग अलग जगह पर भेजना, अधेड़ उम्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्पेशल स्कीम्स, महिलाओं के लिए मुफ्त में यात्रा,
ये जितनी भी स्कीम थी, और उसके अलावा प्रदीप जी वो कौन सी स्कीम थी वो सर अभी There's इन्होंने a नया special इंट्रोड्यूस scheme. किया मोहल्ला बस। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन there was that other scheme where if you report an accident you're going to be given हाँ this, यस this यस amount of money. एंजल वो ऐसा कुछ फरिश्ते फरिश्ता फरिश्ते scheme। फरिश्ता स्कीम कुछ था तो हाँ, फरिश्ता स्कीम है वो एक्सीडेंटल मैटर में है। जी। हाँ, अगर रास्ते पे किसी का अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट हुए बंदे को, अगर उस व्यक्ति को वो अगर कोई बंदा हॉस्पिटलाइज करता है मेरी तो समझ में वो तो हर शहर में होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। और उन सब स्कीम्स को आज की तारीख में प्रशासन द्वारा कुछ ना कुछ रुकावट डाल के, कुछ ना कुछ करके उन सब को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। क्या ये बात सच है महमूद देशमुख जी? ये सच है सर, ये इसमें कोई मतलब झूठ बात नहीं है, ये सच्चाई है। मैंने कहा ना कि ये चाहते हैं किसी भी तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो बदनाम हो जावे, सरकार गिर जावे। इन्होंने पैसे की लालच देकर कोशिश किया, बाद में डराने धमकाने की कोशिश की गई। हमारे दो तीन नेताओं को इन्होंने अंदर डाला। श्री अरविंद केजरीवाल जी को झूठे केसों में मतलब फंसाया है, और सत्येंद्र जैन जी को फंसाया है, इस मनीष सिसोदिया जी को मतलब झूठे केस में अंदर रखा है। तो ये पूरी तरीके से मतलब कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मतलब दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बर्खास्त हो जाए या बदनाम हो जाए। लेकिन मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता समझती है, इस देश की जनता समझती है ये तानाशाही की सरकार है। और ये देखिए ये मैं तो समझता हूँ फिर भी एक बदनसीबी है कि ये आज फिर वापस से सत्ता में आ गए हैं, लेकिन जबकि इनको सत्ता से वहां बेदखल हो जाना चाहिए था लोकसभा चुनाव में। ये बदनसीबी है, समझो इस देश की बदनसीबी है, ये ऐसे लोग फिर वापस से मतलब सत्ता में आए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है लड़ी जाएगी, रास्ते पे उतर के भी लड़ने की तैयारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, नेताओं की है। हम लड़ते रहेंगे, लेकिन एक चीज तो है, लड़ेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अभी 13 असेंबली सीटों में उपचुनाव हुए, 13 जी, जिसमें से 10 इंडिया अलायंस जीती, 10 सिर्फ 2 बीजेपी के हाथ में आई हैं और 1 निर्दलीय ने जीता है बिहार में। तो इंडिकेशन तो है साहब, एक जो वोटर है, जो भारत का जो नागरिक है, वो एक संदेश तो भेज रहा है बीजेपी को कि भाई बेशक आप अब काम करना शुरू कर दीजिए, हिंदू मुस्लिम करना जरा कम कीजिए। मुझको ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है बताएं महमूद देशमुख जी? देखिए सर, ये ऐसा है ना, हिंदू मुस्लिम जो है ये इनका मेन फार्मूला है, मेन एजेंडा इनका हिंदू मुस्लिम है। बाकी इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं, कोई एजेंडा नहीं है। ये बेवकूफ बनाने के एजेंडे बहुत सारे हो सकते हैं, है ना, हवाई जुमले ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेन इनका जो हिडन एजेंडा जो है वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। ये सरकार बनने के बाद में मैंने कहा ना कि पूरे देश में कई जगह पे मॉब लिंचिंग हुई है, खास करके मुस्लिम समाज के साथ में। और अभी आपने देखा होगा विशालगढ़ का हादसा महाराष्ट्र के अंदर है, भी कल परसों जी, है ना, विशालगढ़ में जो हादसा हुआ है, आप विशालगढ़ के इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। विशालगढ़ छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले, ये विशालगढ़ बहुत पहले से था, ये यादव वंश के पास पहले ये किला रहा, उसके बाद बहामनी राज्य आया, उनके पास एक किला रहा, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक किला रहा। और आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उस किले पे हजरत मलिक रेयान बाबा, उनकी दरगाह है, इस मस्जिद के बाजू में जो है ना ये दरगाह है। ये आज की दरगाह नहीं है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले से वहां पे वो दरगाह है, और दरगाह को लग के मस्जिद है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ताबे में ये किला आने के बावजूद भी उन्होंने वहां पे उस दरगाह के साथ में कोई गलत नहीं किया, दरगाह के मामले में कुछ ये नहीं किया। उनके बाद में छत्रपति संभाजी आए, है ना। तो इस देश के अंदर, खास करके महाराष्ट्र के अंदर, छत्रपति शिवाजी को मतलब एक आराध्य दैवत, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत कहते माना जाता है। उनको ये यहाँ के महाराष्ट्र के लोग कहते हैं भाई ना, हम आराध्य दैवत मानते हैं महाराष्ट्र के लोग। तो वो छत्रपति शिवाजी के मतलब नक्शे कदम पे चलने की बात करने वाले लोग एक तरफ है, और आज मैं समझता हूँ इस महाराष्ट्र की जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो भूमि है उसको बदनाम करने का काम जो है आज ये बैठी हुई जो सरकार है, इनके आशीर्वाद से चंद गुंडे लोग कर रहे हैं। वहां पे जो कल तोड़फोड़ किया गया, वो मैं कहता हूँ उसका जितना निषेध किया जाए, स्वीकार किया जाए, उतना अजीबोगरीब मसला है, एक्चुअली स्पीकिंग बहुत अजीबोगरीब मसला है। तो क्योंकि देखिए साहब, एक तरफ हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं वो देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, और एक नाथ शिंदे साहब कहते हैं कि मैं कोई भी गैर कानूनी गतिविधि को बिल्कुल भी मैं टॉलरेट नहीं करूंगा।
ऐसा बोलते हैं, तो फिर भी ये सब हो रहा है, बड़ा अजीब व गरीब, बड़ा अजीब ये लगता है। कानूनी गति, मैं वही कहता हूँ कि ये या तो एकनाथ शिंदे साहब हो, अजीत पवार साहब हो, या देवेंद्र फडणवीस जी हो, ये क्यों नहीं कहते कि भाई ये जो कुछ हुआ कल हादसा, ये क्या जायज है? ये उनको अधिकार किसने दिया है? सरेआम मतलब मस्जिद में जाके वहां पे तोड़फोड़ किया जाता है ना, बाकायदा उसके वीडियो बना के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। ये क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं जहां तक ये समझता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर जो 31 सीट जो आई है इंडिया अलायंस की, है ना, उसके वजह से यहाँ पे ये महागठबंधन जो है यूपी सरकार के पैर के नीचे से जमीन सरक गई है। तो इसके लिए आने वाले कल में जो मतलब 2-4 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने वाले हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे हिंदू मुसलमान दंगा करने की साजिश मगर करने वाले महमूद देशमुख जी, संभाजी राजे वहां पर एक जुलूस लेके गए था, मोर्चे लेके, वो शायद देखना चाहते थे कि क्या चल रहा है वहां पर, पुलिस उनको रोका, उनको जाने नहीं दिया। उसके बाद आज शाहू महाराज भी वहां पर गए कि देखो किले में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। कांग्रेस के डेलीगेशन वहां पर गए हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एफआईआर भी रजिस्टर हो गया है, एफआईआर भी शायद संभाजी राजे के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हो गया है। फिर भी आपको लगता है कि और भी कम मीन्स सरकार के प्रति क्या और क्या करना है? मीन्स इतना तो सरकार ने किया कि एफआईआर रजिस्टर कर दिया और संभाजी राजे के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दिया है, तो और क्या चाहते हो आप सरकार से? नहीं सर, देखिए संभाजी राजे, आप इस बात को समझिए प्रदीप जी, संभाजी राजे का कहना है कि मेरे पहुंचने के पहले, देखिए उन्होंने कहा था कि मैं विशालगढ़ पे जाने वाला हूं, कानून उनको कह रहा था कि भी आप लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, आप मत जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं जाऊंगा। जब उनके पहुंचने के पहले वो तो गढ़ के मतलब वहां पे नीचे पहुंचे ही नहीं है, उसके 4-5 घंटे पहले तो कुछ लोग ऊपर गए। वो कौन थे जिन्होंने ऊपर जाके उस मस्जिद में तोड़फोड़ की, वहां पे लोगों के घर जलाएंगे, लोगों का घर तोड़ने का काम किया? वो लोग कौन थे? सवाल ये क्या है, ये जो देखिए एनक्रोचमेंट जो हुआ है, एनक्रोचमेंट के बारे में एनक्रोचमेंट का समर्थन कोई नहीं करता। एनक्रोचमेंट अगर हुआ है, कानून उनको नोटिस देगी, नोटिस का सामने वाले जवाब देंगे, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाई सरकार, कलेक्टर अगर वहां के सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसका समर्थन कोई नहीं करता। लेकिन जो मैंने कहा कि वो जो मस्जिद है, उसको जो दरगाह है वहां पे, मतलब वहां के हजरत मलिक रेयान साहब की जो दरगाह है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से दरगाह है, तो क्या आप उसको भी गैर कानूनी बोलोगे? वो भी गैर कानूनी कहोगे? और जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस दरगाह को नहीं हटाया, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, छत्रपति संभाजी महाराज ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपको क्या अधिकार बनता है कि ये 4 गुंडे इस मोहल्ले के, वो किसी, देखिए मैं समझता हूं इनका किसी धर्म से नहीं नाता रिश्ता नहीं है, ये चंद मतलब पैसे पे बिकने वाले गुंडे हैं। इन्होंने जाके वहां पे माहौल खराब करने की कोशिश की, और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये संतों की भूमि है, यहाँ पे इन्होंने मतलब, और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता रहा हूं, आप पता लगा लीजिए, वो जो दरगाह है वहां पे विशालगढ़ की जो दरगाह है, वो हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक दरगाह है। वहां पे दोनों समाज के लोग वहां पे उस दरगाह में जाते हैं, है ना। और तो फिर मतलब ये सवाल कहाँ है? और ये ऑथोराइज है, अनऑथोराइज है, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार इन गुंडों को किसने दिया? उन गुंडों पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन महमूद भाई, महमूद देशमुख साहब, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, जिस तरीके से ये जो एनडीए की सरकार है हर जगह पे बुलडोजर चलाती है, अभी मध्य प्रदेश में 11 लोगों के घरों पे मतलब बुलडोजर चलाया गया। क्या इनके जिन लोगों के नाम पे केस रजिस्टर हुआ है, जिन लोगों ने वहां पे नुकसान किया है, गैर कानूनी मतलब कानून हाथ में लेके लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, क्या ये महाराष्ट्र शासन उनके घर पे बुलडोजर चलाएगी? और चलाना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष की बात करते हो, आप अगर मतलब ईमानदारी में सरकार चलाने की बात करते हो, तो मैं कहता हूं जिनके भी नाम एफआईआर के अंदर है, उनके घरों पे पहले बुलडोजर चलाना। मगर सीएम एकनाथ शिंदे जी सवेरे सवेरे पहुंच गए थे वहां पर, ऑन द साइड पहुंच गए थे। कलेक्टर, वहां के लोकल पुलिस अधिकारी, सबके साथ वो मिलकर वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के बाद व्यवहार किए थे। सीएम एकनाथ शिंदे सबसे पहले इन्हें एकदम सवेरे वहां पर पहुंच गए थे ऑन द साइड। तो क्या अप्रिशिएट नहीं करते कि सीएम खुद पहुंच गए वहां पर, और फिर भी आपको लग रहा है कि प्रशासन से कमी है, प्रशासन ने उस तेजी से एक्ट नहीं किया? जब सीएम ही खुद पहुंच गए वहां पर, तो फिर भी एक्शन, आपका कहना है फिर भी एक्शन नहीं हो गया?
ऐसा है प्रदीप जी, ये सवाल, ये मसला प्रशासन का नहीं है, बात सुनिए, ये मसला है राजनीतिक तौर का। प्रशासन क्या करेगा, ये मसला है राजनीतिक तौर का। मैं इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर वाकई में ईमानदारी से काम करना चाह रहे हैं तो मैं उनसे अपील करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये पता लगाए कि संभाजी राजे तो मतलब ऊपर पहुंचे ही नहीं थे, उसके पहले 4 घंटे पहले वो कौन लोग थे जो घुस के, और बाकायदा उसके वीडियो बने हुए हैं, उनके चेहरे सामने नजर आ रहे हैं, वो जेएसआर का नारा दे रहे हैं और मतलब वो तोड़फोड़ कर रहे हैं ऊपर मस्जिद पे चढ़ के। तो उनके ऊपर कार्रवाई, कानूनी तरीके से कार्रवाई करे। महाराष्ट्र में शांतता प्रस्ताव, देखिए मैं यहाँ की जनता से फिर भी मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ, यहाँ की जनता ने कोई रिएक्शन नहीं किया, वरना ये तो इनकी कोशिश थी कि उसके माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर दंगा फसाद हो जावे। और छत्रपति शाहू महाराज के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भी इसके लिए कंडेम किया, उन्होंने भी निषेध किया, उन्होंने भी पत्र निकाला है, उन्होंने अपने बेटे के खिलाफ भी ये चीज लिखा है। तो मैं समझता हूं उन्होंने सही कहा है कि मतलब राजा हो तो ऐसे हो। देखिए लेकिन एक चीज है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला कि जहां तक महाराष्ट्र की जनता का प्रश्न है, महाराष्ट्र की जनता या पूरे देश की जनता, अब मुझे नहीं लगता ऐसी चीजों पर रिएक्ट करेगी, क्योंकि उन सबको मालूम है, सबको मालूम है, सबको मालूम है क्या होगा जी। ये देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है कि ये इनकी एक तरीके से ये मोडस ऑपरेंडी है सत्ता में आने की, कि भाई जहां पे सत्ता चुनाव सामने होता है वहां पे दंगे फसाद करवा दो। मैं कहता हूं सबसे बड़ा फेल्यूर तो मतलब होम मिनिस्टर का है। इस महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस जी, जिनके पास होम डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रहे थे? उनको कैसे नहीं पता चला कि मतलब विशालगढ़ के ऊपर ये कुछ ऐसे गुंडे लोग जाने वाले हैं? उनकी पुलिस क्या कर रही थी, उनका प्रशासन क्या कर रहा है? सर मैटर तो सीरियस है, मैटर बहुत गंभीर है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार जो, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं और महमूद देशमुख साहब आपको भी बता दूं, हम जान करके फुटेज नहीं दिखा रहे। सबके पास फुटेज है, मैं जान करके नहीं दिखा रहा हूं कि मैं नहीं चाहता कि लोग उत्तेजित हों या यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो। सीधी बात है, लोगों की कोशिश है। अब किसकी कोशिश है? आप संकेत कर रहे हैं, कहा ना सर, ये लेकिन कोशिश है किसी भी तरह हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद हो जाए, सीधी बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको उसमें मेहनत करनी चाहिए कि इनके जो इरादे हैं वो विफल हों। अगर वो इरादे विफल रहे तो जो लोकसभा के चुनाव के परिणाम थे वो मुझे लगता है असेंबली में भी रिपीट होंगे। अब शरद पवार जी कहते हैं, शरद पवार जी ने कहा कि 155 सीट आएंगी पहले, अब वो कहते हैं 225 आएंगी एमबीए की। आपको क्या लगता है सर, आप बताएं। देखिए पवार साहब बड़े नेता हैं और मैं समझता हूं पवार साहब बोले तो राजनीति के भीष्म पितामह हैं जी। तो अगर वो कह रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। और पवार साहब का स्टेटमेंट आना और ये हरकत होना, इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये जो एनडीए सरकार है इनके पैर के नीचे से जमीन सरक रही है और ये जानबूझ के मतलब वोटों का पोलराइजेशन करने के लिए ये हरकत करवा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता और हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोगों से भी अपील करता हूं कि शांति बनाए रखिए, इनके ट्रैप में मत आइए, इनके झांसे में मत आइए। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत नहीं है। ये अगर ये समझना है तो मैं समझता हूँ। देशमुख जी, दूसरा आम आदमी पार्टी ने हाईलाइट कर दिया, आम आदमी पार्टी ने हाईलाइट कर दिया, इंडिया अलायंस ने, पूरे इंडिया अलायंस आज एक खड़े हैं और कहा कि मोदी जी के 38 दिन, मोदी के 38 दिन, नाउ टेरर अटैक, 13 जवान शहीद, 12 जवान शहीद, 10 नागरिक घायल बुरी तरह से, 50 लोग इंजर्ड। ये मोदी जी के 38 दिन के जो जम्मू एंड कश्मीर में जो वारदात है, तो बोले ये है क्या मोदी 3.0, मोदी 3.0 38 डेज में ये शुरू। तो आम आदमी पार्टी ने हाईलाइट कर लिया, कांग्रेस ने हाईलाइट किया, पूरा इंडिया अलायंस के कैंपेन है कि आप क्या कर रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में, आपके काबू में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। आपने कहा कि 370 के बाद सक्सेस है, क्या हुआ देशमुख जी, क्या है ये, कैसे देखते हो आप? देखिए आप सोचिए, एक महीने में 5 मरतबा अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, एक महीने के अंदर 5 अटैक हुए हैं। तो इससे बढ़कर फेल्यूर क्या हो सकता है मोदी जी का? फिर भी ये यकीन नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, अपनी गलतियों को नहीं मानेंगे। ये टोटल फेल्यूर है। तो मैंने कहा ना, ये जो आर्टिकल 370 हटाने का इनका मकसद सिर्फ ये था, ये अपने मित्र जो गौतम अदानी है उसको वहां पे जमीन दिलाने का मकसद था, बाकी और कोई मकसद नहीं था। इनको ना वहां की जनता से लेना देना है। देखिए एक बात सोचिए,
आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर से लेना देना है, वहां की जनता से कोई लगाव नहीं है। वहां पे जो मतलब रात दिन पहरा दे रहे हैं, वहां के फौजियों से कोई लेना देना नहीं है, वहां के कारोबारियों से कोई लेना देना नहीं है। वहां इनको सिर्फ वहां की जमीन से लेना देना है, और वो भी जमीन इनको अपने दोस्त को दिलानी है, गौतम अदानी को। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं और एक बात कहता हूं, ये 38 दिन के जो बारे में है, मैं आपके चैनल एक चीज मैंने देखा कि राहुल जी ने बहुत सारी चीजें गिनाई है, लेकिन एक चीज गिनाने के लिए पता नहीं, मैं समझता हूं इंडिया अलायंस के कुछ पार्टनर जो है, खास करके कांग्रेस के लोग हैं, ये जो मॉब लिंचिंग की, जो मुसलमानों के साथ में मॉब लिंचिंग की केसेस हुई है, उसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तो आज मतलब इस देश के अंदर मुसलमान इतना अछूत हो गया कि उसका नाम लेना भी आप पसंद नहीं करते हो। मुसलमानों का वोट तो हर पार्टी लेना चाहती है, लेकिन उसके बारे में, उनके बारे में सवाल उठाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी इस देश का नागरिक है। इस देश के अंदर लेकिन कांग्रेस तो रेस कर रही है सर। आज ही सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, अजय कुमार साहब ने रेस किया इशू। आज सुबह एआईसीसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रेस किया डॉक्टर अजय कुमार ने, अपने कांग्रेस के जो है। आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल, मतलब अभी तक नहीं किया था, आज किया है, आज बात करी है उन्होंने उसके बारे में। और बाय द वे प्रदीप जी, 9 जून से लेकर के अभी तक 28 लोग मरे हैं सर। यस यस, मैं टेररिस्ट को नहीं गिन रहा हूँ, सिर्फ फौजियों को और सिविलियंस को गिन रहा हूँ। जम्मू में जो रियासी की बस थी जिसमें 10 पैसेंजर्स को मार दिया गया था रियासी में 9 जून को, 9 जून से लेकर के आज तक सर 28 लोग मर चुके हैं। 28 पीपल। आई मीन दिस इज क्रेजी। व्हाट इज गोइंग ऑन? मतलब ये क्या है? अभी तक तो हम तो ये सोच रहे थे कि भाई मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी तो बड़े धड़ल्ले से बोल रहे थे कि जम्मू एंड कश्मीर में तो आतंकवाद हमने खत्म कर दिया। ये क्या है देशमुख साहब? देखिए ऐसा है ना कि इनको सत्ता में आना था, ये आ गए। अब ये जानते, ये सोच रहे हैं कि भाई हम किसी तरीके से सत्ता में बने रहे। मैंने कहा ना कि ये लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं लोग। इनको जवान मरे, किसान मरे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, नौजवान बेरोजगार हो, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बस सत्ता में बने रहना है और जो उद्योगपति मित्र हैं उनके लिए काम करते रहना है। कल परसों आपने देखा होगा, मोदी जी ने चुनाव प्रचार के अंदर भाषण किया था कि भाई टेम्पो से पैसा पहुंचा, है ना, टेम्पो से पैसा पहुंचा, और हाँ, अंबानी की तरफ से पैसा आया और अब खुद अंबानी की शादी में वो खुद पहुंच गए। तो पैसा किसके पास पहुंच रहा है, अंबानी और अदानी का, ये दुनिया ने देख लिया कल परसों। तो ये कहते कुछ है, करते कुछ है। कथनी और करनी में इनके बहुत अंतर है। लेकिन मैं समझता हूँ इस देश के अंदर जनता अभी जागरूक हो रही है, हो गई है कई हद तक। इस देश के अंदर ये लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस देश में हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई ये आपस में नहीं लड़ेंगे। कई जगह पे लेकिन एक बात आपकी ठीक है बिल्कुल देशमुख साहब, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, प्रदीप जी भी सहमत हैं, हमारे सारे दर्शक भी सहमत होंगे। जो विशालगढ़ में हुआ है वो बहुत निंदनीय है और सबको बिल्कुल शांति बहुत अच्छे तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि ये जान करके किया जा रहा है कि लोगों को प्रोवोक किया जाए, जान करके किया जा रहा है कि लोगों को उत्तेजित किया जाए कि दंगा भड़के। मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे तो पूरी उम्मीद है कि पूरे महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हैं, वो इस ट्रैप में नहीं आएंगे, इस चीज़ में नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता। राइट, महमूद देशमुख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ केजरीवाल जी को बहुत जल्दी जमानत मिल जाएगी, जल्दी बाहर आ जाएंगे, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार। No, you've got a challenge there. The government, the state government of the day has to work it out. Yes, but I'm really interested to know what is going to be the response of Mr. Modi and Mr. Shah with regard to Jammu and Kashmir. There are 38 people have lost their lives. Exactly. जी, 38 लोग मरे अभी तक, और जिसमें न जाने कितने जवान हैं, मतलब तकरीबन 21 के 22 जवान हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। From June 9th up till today, आज मतलब 15 जुलाई तक, जून 9 से 15 जुलाई तक न जाने कितने लोग मर गए हैं। Because there was my point is their entire existence depends on their so-called robust strength against terrorism, the BJP, and so far the response has been weak-kneed and I would say terrible. There has been no response, in fact.
नासिर हुसैन साहब इस वक्त हमारे साथ